नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी में हमने क्या क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स में, वो है एक रिजर्वेशन, दूसरा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टारगेटेड रिजर्वेशन। अब देखो, जो इंटरेस्टिंग बात है यहां पे वो क्या है कि टारगेटेड रिजर्वेशन जो होता है, इसमें फायदा क्या है? हम सबको पता है कि रिजर्वेशन पर से टॉपिक क्या है। रिजर्वेशन इज नथिंग बट सम पॉलिसी दैट एंश्योर्स द एक्चुअल इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी को हमें ट्रू सेंस में समझना है तो रिजर्वेशन वो पॉलिसी है जो उस इक्वालिटी की तरफ हमको ले जाता है। एवरी स्टेप दैट वी टेक दैट इज टुवर्ड्स अटेनिंग इक्वालिटी इन ए लार्जर पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर यही चीज हद से ज्यादा हो जाए तो दैट वुड बी नोन एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए एक लिमिट तय करना जरूरी था, और वो लिमिटेशन जो आई वो है 50%। किसने दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई स्टेट में 50% से ज्यादा होता है तो स्टेट को बताना पड़ेगा कि क्यों और किस बेसिस पे यू आर डिमांडिंग फॉर मोर देन 50% ऑफ रिजर्वेशन। और जो आखिरी चीज है जिसके वजह से ये टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है सब कैटेगराइजेशन, वो है टारगेटेड रिजर्वेशन। अब ये टारगेटेड रिजर्वेशन जो है ना, यू विल नॉट फाइंड इट इन लक्ष्मीकांत। इसका मतलब क्या है? हम नहीं चाहते हैं सरकार नहीं चाहती है कि रिजर्वेशन का कोई गलत मिसयूज हो, और कोर्ट यानी कि जुडिशरी नहीं चाहती है कि ये जो मिसयूज हो रहा है, ये मिसयूज अगर होता रहा तो इट इज एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार बीइंग एन एग्जीक्यूटिव उसका भी यही मानना है, बीइंग एन जुडिशरी उसका भी यही मानना है। अभी हम लोग ये टारगेटेड कैसे करें? किस तरीके से हम जो बेनिफिट दे रहे हैं रिजर्वेशन में उसको टारगेटेड कैसे करें? ना हम कर सकते हैं टारगेटेड अगर हम एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक सब कैटेगराइजेशन बना दें। जैसे हमारे देश में आज की तारीख में, अगर मैं आप लोगों को ऐसे स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, आज की तारीख में हमारे देश में जो रिजर्वेशन होती है उसमें एससी के लिए एक सेपरेट परसेंटेज है, एसटी के लिए एक सेपरेट परसेंटेज है, और ओबीसी के लिए एक सेपरेट परसेंटेज है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या सारे एससीज को, सारे एसटीज को, सारे ओबीसीज को रिजर्वेशन चाहिए, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप विद इन दैट एससी, किसी पर्टिकुलर ग्रुप विद इन दैट एसटी, किसी पर्टिकुलर ग्रुप विद इन दैट ओबीसी, इनको ज्यादा जरूरत है रिजर्वेशन की रादर देन द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्या रिजर्वेशन एक कास्ट डिफॉल्ट है? कास्ट डिफॉल्ट का मतलब यह है कि बाय वर्च्यू ऑफ यू बिलोंगिंग टू अ कास्ट, ये एक डिफॉल्ट सिचुएशन है कि आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलेगी। क्या ये सही है? क्या ये जस्टिफाइड है? या ये कहना उचित होगा कि हाँ ठीक है, भले ही आप एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस कास्ट में दो तरीके के लोग हैं, जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है और जिनकी इकोनॉमिक स्थिति बुरी है। मैं यहां अच्छे वाले को प्लस में लिख रहा हूं, बुरे वाले को माइनस में लिख रहा हूं। तो सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई रिजर्वेशन एक्चुअली में इनके लिए है जिनकी स्थिति नेगेटिव में है इकोनॉमिकली। पॉजिटिव वालों के लिए यह नहीं होना चाहिए, विच इज द अल्टीमेट लॉजिक। यही होना चाहिए रिजर्वेशन का, ताकि रिजर्वेशन की बेनिफिट को सबको ना मिले, क्योंकि अगर सबको मिलता है तो दैट वुड बी अ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस। और इसी चीज को आई बिलीव काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अभी आप लोग कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस रोहिणी कमिटी बाय 6 मंथ्स। जस्टिस रोहिणी कमिटी वो कमिटी है, या जस्टिस रोहिणी कमीशन वो कमीशन है जो इस पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर रही है, सब कैटेगराइजेशन के बारे में सोच रही है। अभी तक ये सब कैटेगराइजेशन जो है, अभी तक सो फार ये सब कैटेगराइजेशन जो है वो ओबीसी को लेकर हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में एससी एसटी के लिए भी हो, क्योंकि लॉजिक बहुत ही सही लॉजिक है। इसीलिए अगर हम लोग थोड़ा सा ओबीसी की रिजर्वेशन को ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहली बार हमारे भारत में ओबीसी को लेकर के बात उठी थी इन 1953 अंडर अ कमीशन कॉल्ड काका कलेलकर कमीशन।
तो 1950 कोई नई बात नहीं है ओबीसीज के बारे में बात करना। ओबीसीज के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। काका कलेलकर की कमेटी जो बनी थी 1953 की, उस समय से चली आ रही है। यह आपके लिए एक एमसीक्यू बन सकता है। 1953 के बाद और बीच में कुछ नहीं हुआ, फिर 1973 काफी सालों बाद, तकरीबन 20 साल से भी पार, सेकेंड बैकवर्ड कमीशन बना अंडर द चेयरमैन ऑफ बीपी मंडल। इसी को हम लोग मंडल कमीशन कहते हैं। तो मंडल कमीशन से पहले भी एक कमीशन बनी थी जिसका क्या नाम था, काका कलेलकर कमीशन। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। 1979 के बाद नेक्स्ट कमीशन बनी 1992 में। किस तरीके से कमीशन, इन द सेंस कमीशन तो नहीं कहेंगे, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट आई वो 92 में आई, जिसमें एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जिसके अंदर 27% रिजर्वेशन रखा गया ओबीसी के लिए। और उसी 1992 में यह कहा गया कि ओबीसी के लिए जो 27% दिया जा रहा है, उसमें ये क्रीमी लेयर जो होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसे हैं काफी, मतलब कि हम लोगों ने अभी भी बात करी थी ना, ओबीसी में एक होता है, हर कास्ट में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जो प्लस वाले ओबीसी हैं उनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, और वो लोग जो हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया 1992 में बाय सुप्रीम कोर्ट इन अ केस इंदिरा सावनी जजमेंट। और ये क्रीमी लेयर को ना देने का जो डिसीजन है ये इसी बेसिस पे हुआ है क्योंकि हम एक नंबर चीज चाहते हैं कि टारगेटेड जो है वो हमारे रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स है वो टारगेटेड हो, अदरवाइज वेस्ट हो जाएंगी। और दूसरा चीज है कि किसी भी तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये दोनों चीजों को अवॉइड करने के लिए क्रीमी लेयर को हटा दिया गया रिजर्वेशन की बेनिफिट से। अब बात करता है जस्टिस रोहिंग्या की, बात करता है जस्टिस रोहिणी कमीशन की। जस्टिस रोहिणी कमीशन में क्या कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया था एक 4 मेंबर का कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी इन 2017 अंडर आर्टिकल 340। इसमें कहा गया था कि आप एक कमीशन बनाएंगे, 2017 में जो बनाई गई थी जस्टिस रोहिणी कमीशन के नाम से, बेस्ड ऑन आर्टिकल 340। उसमें उद्देश्य क्या था कि आप जो है एम करेंगी टू इंप्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमंग द ओबीसीज। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, इसलिए बादल गरजने की आवाज आएगी, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंप्रूव करने की बात करी जा रही है। क्या इंप्रूव करेंगे? इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमंग ओबीसी। यहां पे एक ही प्राइमरी शब्द है, वो है इक्विटेबिलिटी। अब ये इक्विटेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी इज अ ब्रॉड टर्म, इक्विटेबिलिटी कंपैरेटिवली नैरो है। और इक्विटेबिलिटी बेसिकली क्या कहता है कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अंडर इक्वालिटी प्रिंसिपल जो कि ब्रॉड है, उसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो 27% ओबीसी हैं ये सारे के सारे इक्वल हैं, इसीलिए सारे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के अंडर मिलना चाहिए। इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या कहेगा, ठीक है भाई 27% ओबीसी हैं, मान लिया। अब ये 27% ओबीसी के अंदर मान लो 15% ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वेल्दी हैं, और 12% ऐसे लोग हैं जो लोग इकोनॉमिकली वेल्दी नहीं हैं। तो अगर हम ये जो वेल्दी हैं और जो वेल्दी नहीं है, इन दोनों को अगर हम इक्वल बेनिफिट देंगे तो क्या वो सही होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 15% जो लोग इकोनॉमिकली वेल्दी हैं, इसको रिजर्वेशन देकर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को ही खत्म कर दे रहे हैं। इनको रिजर्वेशन देकर हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आरडी। इसीलिए टारगेटेड वे में हमारा रिसोर्सेज जो है वो यूज नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, और सरकार इस चीज को पॉलिटिकली खेल रही है। इसीलिए हमें इन 15% जिनको मिलता है इनको हटाना पड़ेगा, और सिर्फ 12% नहीं, हम तब भी 27% ही देंगे। लेकिन जो 15% को नहीं दे रहे हैं वो 15% हम किसको देंगे? जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको ही देंगे विद इन ओबीसी, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग है वो इक्विटेबल हो। इक्विटेबल, गरीबों को चाहिए, गरीबों को मिलेगा। अमीर हो लेकिन उस कास्ट से हो तो तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते, इसी को इक्विटेबल कहते हैं। अदरवाइज इक्वालिटी में वो रिस्क है कि 15% लोग जो वेल्दी हैं उनको भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो ओबीसी जो है कलेक्टिव टर्म है यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लासिफाई एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड ग्रुप। जो लोग एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं उनको ओबीसी कहा जा रहा है। आर्टिकल 340 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down some conditions for the appointment of a commission to investigate the condition of the backward classes. आर्टिकल 340 याद रखिएगा, 340 के अनुसार कमीशन बनाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट ऑन दी बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन किस लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट,
जो भी मैंडेट आएगा कमीशन के पास, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि क्या क्या मैंडेट हैं कमीशन की तरफ। मैंडेट का मतलब ये होता है कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द ड्यूटीज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। एक कमीशन जो बनाई जाएगी आर्टिकल 340 के तहत, उस कमीशन के पास क्या मैंडेट है, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पहली, that the commission will examine the extent of inequitable distribution of the benefits of reservation। वो देखेगी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। दूसरा क्या देखेगी, वो अपना सजेशन देगी, एक नया मैकेनिज्म बताएगी, नया क्राइटेरिया बताएगी, नए पैरामीटर्स बताएगी, जिससे हम साइंटिफिकली ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को कर सके, ताकि हमारा जो भी बेनिफिट्स है वो टारगेटेड वे में पहुंचे, जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। इसके अलावा कमीशन जो है वो प्रपोज करेगी टू डिवाइड ओबीसी इनटू 4 सब कैटेगराइजेशन। जो इस बार की कमेटी बनी है, उन्होंने कहा है कि 4 कैटेगराइजेशन होनी चाहिए ओबीसी में। नंबर 1, अगर जो लोग उन्होंने 4 कैटेगराइजेशन को नंबर करके रखा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कैटेगराइजेशन है ओबीसी को, 1 2 3 4, और उनके ऑपोजिट में एक एक कैटेगराइजेशन के लिए कितना % ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए वो भी टारगेट किया है। जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ओबीसी है उनको मिलना चाहिए 2%, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ओबीसी है उनको मिलना चाहिए 6%, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ ओबीसी है उनको मिलना चाहिए 9%, और जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ ओबीसी है उनको मिलना चाहिए 10%। इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर किसी को 2% रिजर्वेशन मिल रहा है, दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू अ इकोनॉमिकली वेल्दी ग्रुप ऑफ ओबीसी, और जिसको 10% मिल रहा है वो इकोनॉमिकली नॉट गुड विद इन ओबीसी। तो देखो, ओबीसी में जो लोग इकोनॉमिकली वेल्दी है उनको मिल रहा है 2% रिजर्वेशन, और जो लोग खराब है उनको मिल रहा है 10% रिजर्वेशन। दिस इज माय फ्रेंड इज इक्विटेबल, दिस इज एक्चुअली ट्रूएस्ट सेंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, यही मेन इसका टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो चीजें और दी गई हैं वो ये है कि क्रीमी लेयर, अगर हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली वेल्दी हो, तो क्रीमी लेयर को कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर 1, एनुअल इनकम जिनका 8 लाख से ऊपर है या 8 लाख है, यानी कि अगर किसी की सालाना इनकम जो है वो 8 लाख है या उससे ऊपर है, तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो क्रीमी लेयर के पार्ट हैं, और उनको जो है रिजर्वेशन की बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। और ये क्रीमी लेयर वाला जो शब्द है, द टर्म क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय संथानन कमिटी या संथानन कमीशन इन 1971। याद रखिएगा, ये संथानन कमीशन जो है वो करप्शन के केसेस को भी डील करती है, बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस में भी संथानन कमीशन का नाम आएगा। दूसरी चीज ये कि और कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये क्रीमी लेयर के लिए आपके लिए नहीं है। तो और कौन कौन सी क्राइटेरिया है टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर बेस्ड ऑन दी इंदिरा साहनी जजमेंट। नंबर 1, अगर ये जो 50% का कैप है ये वर्टिकल रिजर्वेशन होना पड़ेगा, वर्टिकल रिजर्वेशन 50% कैप। रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी एज पर दी इंदिरा साहनी केस। दूसरा, कौन से लोगों को हम बैकवर्ड क्लास कह रहे हैं भाई, वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो इकोनॉमी की वो बात नहीं कर रही है, सोशली और एजुकेशनली। और तीसरी बात यह कि 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल मतलब जिस तरीके से SC ST OBC फिर ब्राह्मण एकदम टॉप में, शूद्र एकदम नीचे, ये जो वर्टिकल हमारा कास्ट सिस्टम है, इस कास्ट सिस्टम में मैक्सिमम 50% का रिजर्वेशन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज व्हाट इंदिरा साहनी जजमेंट टॉक्स अबाउट वर्टिकल रिजर्वेशन। यहां पर मैं एक चीज समझा देता हूं। मान लेते हैं, यहां पर आप फोकस करें मैं कलर चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं यहां पर आपके सामने है वर्टिकल रिजर्वेशन VR, और यहां पे है हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन HR। VR का मतलब होता है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर एकदम नीचे होंगे शूद्र, उसके बाद वैश्य, उसके बाद आपका राजपूत या क्षत्रिय, और एकदम टॉप में है ब्राह्मण। रिजर्वेशन इसी पैरेलल लाइन में मिलेगी, यानी कि नीचे से ऊपर के लोगों को मिलेगी टिल दी SC ST, मतलब कि ब्राह्मण्स को नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मींस हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर, मान लो यही वाला पोर्शन है, एकदम ऊपर में है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब मान लो शूद्र के अंदर या वैश्य के अंदर आपने एक क्रीमी लेयर का टेस्ट करवा दिया, तो क्या हो रहा है, उसी रिजर्वेशन के ग्रुप में, उसी वैश्य के ग्रुप में या उसी SC के ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, एक सेपरेट रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हो और उन लोगों को हटा रहे हो जो लोग क्रीमी लेयर के पार्ट हैं। तो वो क्या हो रहा है, दिस इज हॉराइजॉन्टल, एक ही ग्रुप के अंदर सब कैटेगराइजेशन हो रही है, ना कि वर्टिकल। सो ये चीज ध्यान में रखना, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है और हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC को इंप्लीमेंट कर दिया है। कहां पे, जो कि स्टेट ओन, सरकारी ओन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर
11 स्टेट्स और यूटी ने ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन फॉर ओबीसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। वो 11 स्टेट के अंदर वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर।